नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हाल ही में भारत ने अपने लंबे समय से लंबित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लोड किया है, जिससे वह अपने 3 चरण के परमाणु कार्यक्रम के चरण 2 यूरेनियम और प्लेटिनियम द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा के शिखर पर पहुंच गया। चरण 3 तक भारत को उम्मीद है कि वह परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए थोरियम के अपने विशाल भंडारों का प्रयोग करने में सक्षम होगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ ही एक कठिन समस्या से जुड़ी हुई है, जो है हमारा अपशिष्ट प्रबंधन। क्योंकि हमारे जो परमाणु ऊर्जा बनती है उसके बाद हमारा एक परमाणु अपशिष्ट बनता है, उसका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, क्या होता है ये परमाणु अपशिष्ट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। हाल ही में जापान के फुकुशिमा नगर के तट के भागों पे जो है रेडियो एक्टिव धर्मी जो विकिरण है वो मिली है, और वो बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने अनुसूचित किया है कि सिर्फ 100 बैरेकल तक ही रेडियो धर्मिता होनी चाहिए। बैकरल क्या होता है? रेडियो धर्मिता को नापने की एक यूनिट होती है जिससे हम उसे नापते हैं। अब हुआ क्या है कि जापान में जो ये परमाणु संयंत्र है उसने ये दावा किया था कि वो उपचार के बाद जो है पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ रहा है, परंतु जब वहाँ पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि ऐसा नहीं है और वहाँ पर जो है रेडियो धर्मिता बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें थोड़े प्रीवियस में जाके पीछे की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 1946 से लेकर 1993 तक जो है ऐसा माना गया था कि तकरीबन 2 लाख टन तक का जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है उसकी डंपिंग की गई थी महासागरों में उन्हें छोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हम अब तक बात कर रहे हैं कि परमाणु अपशिष्ट होता क्या है। अगर आपको जानना हो कि अपशिष्ट क्या होता है तो हम आपको बताएं कि जो हमारे थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर हम कोयला यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करके हम बिजली बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है हम एनर्जी बनाते हैं। अगर थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज़ करते हैं तो उसकी जलने के बाद एक राख बनती है जो कि एक अपशिष्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। सेम यहाँ पर भी जो हम अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, उसको यूज़ करने के बाद एक वेस्ट बनता है, वो सेम उसी तरीके से होता है जैसे वो राख होती है। तो वो 2 तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की, तो जो यहाँ पे वेस्ट बनेगा वो रेडियो एक्टिव होगा या फिर उसको संदूषित करने वाला होगा। ऐसे पदार्थ होंगे जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को संदूषित करें। ये कैसे बनते हैं? जो हम परमाणु ईंधन जो यूज़ करते हैं उसमें या तो प्लूटोनियम यूज़ करते हैं या हम यूज़ करते हैं यूरेनियम। उसको जब हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो वहाँ से हमारे जो है ये अपशिष्ट बनते हैं। ये यहाँ पे देखो हमने 2 फिगर्स लगाई हैं। ये फिगर हमें क्या बता रही है कि ये जो हमने टैंकर्स दिखाए हैं, इन टैंकर्स में इस अपशिष्टों को रखा जाता है ताकि हम इनकी डंपिंग कर सकें। पहले जो है ये इस तरीके की सुरंग बनाई जाती थी और उन सुरंग के अंदर जो है डंपिंग कर दी जाती थी, वहाँ पे इन्हें ले जाके रख दिया जाता था कंटेनर्स को, परंतु अब ऐसा नहीं किया जाता। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के पास ही एक पूल बनाया हुआ होता है जिसमें उन्हें ठंडा किया जाता है, जहाँ पर उनकी डंपिंग की जाती है। अब यहाँ पर होता क्या था, इस तरीके की डंपिंग करने से अगर कहीं पे कोई निर्माण कार्य हुआ आसपास जहाँ पर इसकी डंपिंग की गई है तो क्या होगा कि वहाँ पर विकिरण होने का यानी कि रेडियोधर्मिक विकिरण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इसलिए अब हम यहाँ इस तरीके से डंपिंग ना करके उसका प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। अब बात करें अगर हम परमाणु अपशिष्ट का वर्गीकरण, तो इसका जो वर्गीकरण होता है 3 तरीके का से इसका वर्गीकरण होता है। एक होता है निम्न स्तर पर वेस्ट जो होते हैं, एक होता है मध्य स्तरीय जो वेस्ट होते हैं, और तीसरा होता है हमारे जो उच्च स्तर के वेस्ट होते हैं। अगर बात करते हैं निम्न स्तर के जो वेस्ट होते हैं तो इनको हैंडल करने के लिए या इनके परिवहन के लिए किसी विशिष्ट प्रकार की सील्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है, इसके अंदर जो भी अपशिष्ट होते हैं उनमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। अब ये होते क्या क्या हैं, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके जो कपड़े होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत रेडिएशन होगी। वो जो जूते पहन रहे हैं उन्हें वहाँ से जूते प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी होगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो पेपर्स वगैरह हैं उनमें थोड़ी रेडियो एक्टिविटी होती है। अब इसका जो हम प्रबंधन करते हैं, इसका जो निपटान किया जा सकता है ऊपरी सतह पर ही किया जा सकता है। कैसे? इसे हम नॉर्मली अगर जला देंगे तो भी हमारे पर्यावरण पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से हम इससे निपट सकते हैं। अब बात करते हैं हम मध्यवर्ती स्तर के वेस्टेज की। अब इसमें क्या होता है, ये जो है हमारे लो स्तर के जो होते हैं LLW की तुलना में थोड़े ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं
और इसमें जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो थोड़ी ज़्यादा निकलती है, परंतु फिर भी इसके लिए जो हमें किसी तरीके की विशेष शील्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें इसके लिए विशेष शील्डिंग की ज़रूरत पड़े। और इसको हम नॉर्मल तरीके से जो है प्रोसेस कर सकते हैं। इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से हमारे अपशिष्ट आते हैं। देखिए, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं उसके नीचे पानी होता है, वहाँ पर जब अपशिष्ट उसमें मिल जाते हैं तो वो एक कीचड़ के तरीके का बन जाता है, जिसे बोला जाता है एक रासायनिक कीचड़, वो हमारा आता है इसमें। और साथ ही साथ रेजिन, जो हमें बोला जाता है कि एक पॉलीमर टाइप होता है, वो आता है इसमें। अब बात करते हैं अपने उच्च स्तर के जो हमारे अपशिष्ट होते हैं। मेन जो हमें प्रबंधन करना होता है इन्हीं का करना होता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? जो हमारा यूरेनियम ईंधन है उसके दहन के बाद जो है हमारे ये बनते हैं। अब इसमें भी ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनका हम पुनः प्रसंस्करण कर सकते हैं। दूसरे जो होते हैं उनका हम पुनः प्रसंस्करण नहीं कर सकते। अब इसको निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए करते क्या हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव जो भी चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आगे हम तुम्हें बताएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर की जब वर्किंग बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों गर्म होती है। वो गर्म होगी तो उसका शीतलन करना पड़ेगा, हमें उसको ठंडा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आसपास वेल्स बनाते हैं उसके और उसमें उसे ठंडा करते हैं। अब बात करते हैं अगर हम प्रबंधन की, तो देखो, जब हम यूरेनियम को तोड़ते हैं तो इसकी जब वेस्ट में हमें मिलता है, एक तो यूरेनियम मिलेगा, साथ में प्लूटोनियम मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ मिलेंगे फिजन प्रोडक्ट। ये जो फिजन प्रोडक्ट होते हैं इनका पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर जो यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें मिले इसको हम पुनः प्रसंस्कृत कर सकते हैं, यानी कि फिर से हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने इमेज के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। बहुत छोटे में, संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी कंट्रोल रॉड्स डली है, साथ ही साथ यहाँ पे यूरेनियम ईंधन डला हुआ है। यहाँ पर हो गया क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, जो कि हमारी कहते हैं न्यूक्लियर परमाणु संलयन की प्रक्रिया होगी, और उससे हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में यहाँ इस पाइप से जाएगी दूसरे कंटेनर में। इस कंटेनर में यहाँ पानी भरा हुआ है। अब जब ये हीट एनर्जी यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा? ये पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाप में कन्वर्ट होके ये यहाँ से इस दूसरे पाइप से इधर जाएगा, जहाँ पे हमने जो है टरबाइन लगाया हुआ है। अब टरबाइन क्या होता है? जैसा एक पंखा होता है ना, आप लोग अपने घर में एग्जॉस्ट लगाते हैं, एग्जॉस्ट टाइप का एक पंखा होता है। उस पर जब एक तरफ से भाप जो है प्रेशर डालेगी तो वो घूमने लगेगा। ये जो है शाफ्ट से कनेक्टेड है आपका जनरेटर के साथ। अब जब जनरेटर घूमेगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमें बिजली मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ जो भाप आई थी वो भाप यहाँ से वापस जाएगी नीचे, और यहाँ हमारा कूलिंग टावर्स होते हैं या कंडेंसर होता है, जहाँ पर वो भाप ठंडी होगी और पानी में बदलकर वापस से इस कंटेनर में आ जाएगी। तो ये हमने आपको छोटी सी एक प्रोसेस बताने की कोशिश करी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने छड़ यूज़ करी है, यानी कि जो हमने ईंधन यूज़ करा है, उसको 4 से 5 साल बाद हम निकाल लेते हैं। जब ये निकाल लेते हैं तो ये भी हमारा एक अपशिष्ट बन गया। साथ ही साथ जब ये यहाँ पर जल रहा है तो यहाँ पर जो उसके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमने कूलिंग मटेरियल यूज़ करा है यानी कि हैवी वाटर, उसके साथ मिलके एक कीचड़ बना लेंगे, तो वो भी हमारा एक अपशिष्ट हो गया। अब इनको हम कैसे प्रबंधन करेंगे और किस तरीके से ये जो वर्किंग होती है, यानी कि रिएक्शन कैसे होती है, ये हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखो, ये हमारा होता है ईंधन। यूरेनियम 235 को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ ईंधन। इधर से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कोई न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन इससे टकराएगा, और क्या होगा? ये यूरेनियम 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ ये 3 न्यूट्रॉन और बहुत सारी जो है ऊर्जा निकालेगा, जिस ऊर्जा का हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब ये जो बाय प्रोडक्ट इसके बने 2, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे एक अपशिष्ट हो गए, यानी कि ये वेस्ट हो गए। अब इनको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों अपशिष्ट का भी हमें प्रबंधन करना है। साथ ही साथ हमने जो बताया कि जब हम रॉड्स निकालेंगे तो उसके साथ बचा हुआ यूरेनियम, प्लूटोनियम और उसके साथ कुछ फिजन प्रोडक्ट्स आएंगे, उनका भी हमें प्रबंधन करना है। तो देखते हैं कि अगर ये अपशिष्ट पदार्थ किसी तरीके से वातावरण में चले जाएं तो क्या होगा? हमारा वातावरण जो है प्रदूषित हो जाएगा, वहाँ पे विकिरण फैल जाएगा।
अब उससे हमारी हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हेल्थ है उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। हम जो इंसान होता है उसकी बॉडी सबकी अलग अलग है, सबकी प्रतिरक्षा क्षमता अलग अलग है। किसी की बॉडी पे कोई चीज़ किसी तरीके इफेक्ट करेगी तो सबकी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट आता है। परंतु अगर विकिरण बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है और साथ ही साथ क्रॉनिकल डिजीज़ हो सकती हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब विकिरण बहुत ज़्यादा हो, परंतु ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, अगर मान लो विकिरण कम भी है परंतु वो बहुत लंबे समय तक अगर विकिरण है तो भी इंसान को कैंसर हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो भले ही रेडिएशन कम है लेकिन वो उसमें बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है, तो इफेक्ट तो उसकी बॉडी पर उतना ही करेगा। चलिए देखते हैं कि भारत किस तरीके से इसका प्रबंधन कर रहा है। तो भारत में 3 संयंत्र बनाए गए हैं, टर्बो, तारापुर और कलपक्कम। कलपक्कम अभी अभी तमिलनाडु में यहाँ पर फास्ट बीड रिएक्टर लगाया गया है। अब देखिए ये संयंत्र कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्बो की। तो टर्बो क्या करेगा, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने ईंधन यूज़ करा है उसके बाद जो वेस्ट निकला है उससे ये प्लूटोनियम का उत्पादन करेगा। दैट मीन्स कि हमने जो आपको बताया था यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, उसे अलग अलग करेगा, प्लूटोनियम का उत्पादन अलग से कर लेगा, उसे बिल्कुल अलग कर लेगा वहाँ से। अगर बात करते हैं तारापुर की, तो तारापुर में जो भारी वाटर हम रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि नीचे कीचड़ बन जाती है, उससे जो है ईंधन को फिर से निकालेगा, क्योंकि वहाँ पर भी ईंधन कहीं ना कहीं होगा, यूरेनियम हमारा उसमें भी होगा, प्लूटोनियम वहाँ पर भी होगा, तो वहाँ से उन दोनों को निकाल के उसे अलग अलग करेगा। अब बात करते हैं हम कलपक्कम की, जो कि अभी चर्चा में रहा था। अब कलपक्कम है क्या, वर्ष 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भिवानी को ये कार्य सौंपा गया था कि आपको एक फास्ट ब्रीड रिएक्टर बनाना है, और उसने ये बनाया भी, और पहला स्वदेशी ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पे कलपक्कम में उपयोग किया जा रहा है। इसमें किया क्या जा रहा है, जो हम यूरेनियम और प्लूटोनियम बन रहा था, मैंने आपको बताया था 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन रहे थे, उन दोनों को ये एज अ ईंधन यूज़ करेगा और अपनी एनर्जी जो है जनरेट करेगा। अब इसके साथ ये जो है भारत में ये ब्रीडर रिएक्टर जब हमने लगा लिया है तो वाणिज्यिक रूप से इसको संचालित करने वाला रूस के बाद भारत जो है दूसरा देश हो गया है। इससे पहले रूस में ऐसा हुआ है सिर्फ, अब भारत यहाँ पर दूसरा ऐसा देश हो गया है। ये पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखी, पूरा टॉपिक अच्छे से समझा, तो अब समय है आपके अभ्यास प्रश्न का। अभ्यास प्रश्न जो कि आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में परमाणु ऊर्जा कहाँ तक सहायक सिद्ध होगी, चर्चा कीजिए। आप इस प्रश्न को लिख के देखिए, सारे आयामों को लिख के देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।